ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जैसे भी आप ये लेक्चर देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट कर दूंगा, तो आज से हम इनकम फ्रॉम सैलरी को स्टार्ट करेंगे। जिन भी बच्चों का ये बाकी है वो आराम से इसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर से। तो बेटा जो सैलरी हेड है उसके ऊपर बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा उसका जो टॉपिक नंबर 1 अपन स्टार्ट करेंगे वो है कंडीशंस फॉर टैक्सेबिलिटी। तो जैसे आप सभी को पता है कि हमारे टोटल इनकम के 5 हेड होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी 4 हेड सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। अब एक हेड जिसका ये बाकी है सैलरी, उसके अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है। एक तो बेटा ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत चांसेस है इसके आने की। तो अगर मैं इसकी कंडीशन से बात करूं, फॉर टैक्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जो ये सैलरी की इनकम है वो सैलरी हेड में बेटा तभी आएगी जब एक कंडीशन पूरी होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे किसी से सैलरी के नाम से कोई पेमेंट मिल रहा है तो वो सैलरी वाला पेमेंट मेरे लिए सैलरी हेड की इनकम होगा। सैलरी को सैलरी हेड की इनकम तभी ट्रीट किया जाएगा जब उस के अंदर एक कंडीशन पूरी होगी, और वो कंडीशन बड़ी सीधी है जो मैं आपको बता देता हूं। जो भी पेयर और पे होंगे, सैलरी का जो पेयर और पे होगा उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, और वो रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। अगर ऐसा है तो ही सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। यानी कि सैलरी को सैलरी हेड में टैक्सेबल करने के लिए ज़रूरी है कि पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। अगर ये रिलेशनशिप पेयर और पे के बीच में नहीं होता तो भले ही पेमेंट सैलरी के नाम से हो रहा हो, भले पैसा देने वाला सैलरी बोल रहा हो, पैसा लेने वाला सैलरी बोल रहा हो, उसको इनकम टैक्स वाले सैलरी नहीं मानेंगे और उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो किसी और हेड में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है। अब पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए बेटा आपको ये देखना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, क्योंकि सैलरी एक सेवा का पैसा ही है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हुआ है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है तो फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूँ, मेरा और L2C का सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं L2C को सर्विसेज देता हूँ, पर मेरा और L2C का जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। क्योंकि फॉर सर्विस का मतलब बेटा क्या होता है कि मैं जो सेवा दूंगा उतने का ही पैसा लूंगा और उतना ही काम करूंगा जितनी की सेवा की बात है। जैसे अगर उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भैया टैक्सेशन आपको पढ़ानी है, तो मेरा काम केवल टैक्स पढ़ाने का है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी काम हो रहा हो, गलत हो रहा हो, सही हो रहा हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं आऊँगा, अपना टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और मैं निकल जाऊँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या कैसे कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे फॉर सर्विसेज का है। इसीलिए L2C से जो पैसा मैं कमाऊँगा वो सैलरी नहीं माना जाएगा, वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम माना जाएगा मेरे लिए। पर जब मैं बेटा स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो टेक्निकली वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होता है। स्कूल 7 बजे सुबह खुलता है, 2 बजे बंद होता है, तो 7 से लेकर 2 बजे तक वहाँ पे टीचर को जाना होता है, और टीचर को पढ़ाने के अलावा जो भी स्कूल में और काम दिए जाते हैं वो भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल 7 से 2 पढ़ाने का ही पैसा है। उनके सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ उनको रजिस्टर बनाने हैं, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करानी है, एग्जाम में ड्यूटी लग जाती है। आपने देखा होगा आपके जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनका स्कूल के साथ सर्विसेज का ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो फॉर का मतलब होता है बेटा जितना काम उतना दाम, ऑफ का मतलब होता है जितना काम नहीं जितना टाइम उतना दाम। क्योंकि ऑफ सर्विसेज में बेटा टाइम बेचा जाता है। 7 से 2 तक का टाइम अगर स्कूल का है तो 7 से 2 तक जो भी काम करवाना है टीचर से वो काम करवाया जा सकता है। टीचर ये नहीं बोलेगा कि मैं तो इतना काम करूंगा, मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। फॉर सर्विस में ऐसा नहीं होता।
फॉर सर्विस में जितना मेरा काम है उसमें जितनी देर लगेगी वो मेरी टेंशन है। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटा मैं चाहूँ तो छुट्टी भी ले लूंगा, कोई पैसा नहीं काट सकते, क्योंकि मेरे को तो काम का पैसा दे रहे हो, ये काम कंप्लीट होगा उतना पैसा दे रहे हो। ये जो होता है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। और जब फॉर सर्विस होता है तो फिर जो इनकम होती है वो बिजनेस प्रोफेशन की होती है, ना कि या आईओएस की हो सकती है, ना कि सैलरी की होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सैलरी है जो कि सैलरी हेड में नहीं जाती। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपको याद है पार्टनर को जो फर्म से सैलरी मिलती है, याद है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? बिजनेस प्रोफेशन में। सेक्शन 28 आपको याद होगा। एक पार्टनर को जो फर्म से सैलरी मिलती है उसको बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल किया जाता है। क्या लॉजिक है याद है? क्योंकि पार्टनर और फर्म के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है, ना कि ऑफ सर्विसेज है। क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आते हैं? नहीं आते हैं। अगर नहीं आते तो इसलिए उनकी इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी, क्योंकि सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होती है जब पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। सिमिलरली बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो एमएलए और एमपीज होते हैं, विधायक और सांसद, उनको भी सैलरी मिलती है सरकारी फंड से, पर उनकी जो सैलरी होती है बेटा वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। वो कौन से हेड में टैक्सेबल की जाती है? आईओएस हेड में। लॉजिक क्या है? क्योंकि उनका भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अभी आप कुछ सोचो कि अगर सरकार अभी तो बीजेपी की चल रही है, अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या सारे सांसद देश में बीजेपी के ही हैं? क्या दूसरी पार्टी के भी तो हैं? कांग्रेस के भी सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के भी सांसद हैं, विधायक हैं। तो अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट रखता है कि अगर सरकार बीजेपी के, तब तो फिर सांसद जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी के उनको तो सैलरी मिलनी नहीं चाहिए, पर उनको भी मिलती है। और वो सांसदों को सैलरी मिलने के बावजूद वो तो बीजेपी को गालियां देते हैं। देखा जाए तो बीजेपी की बुराई करते हैं ना। कांग्रेस के सांसद कभी भी आपको बीजेपी की अच्छाई करते थोड़ी ना दिखे। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के सांसद थे, उनको भी तनख्वाह मिलती थी, वो भी कांग्रेस की बुराई करते थे। तो इसका मतलब क्या होता है? जो भी सांसद और विधायक हैं वो किसी जॉब में नहीं है, उनको तो जनता ने चुन के भेज दिया, तो वो तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसलिए संसद और विधानसभा में जाकर भी वो एक दूसरे पे जूते चप्पल मार देते हैं। जूते चप्पल एम्प्लॉय थोड़ी ना मार सकता है, एम्प्लॉय तो बेचारा गर्दन झुका के काम करता है। इसका मतलब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है, इसीलिए उनकी भी इनकम कौन से हेड में जाती है बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये पहली रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखनी है कि इस हेड में हर कोई सी सैलरी को मत डाल देना। मतलब कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी मिली, तो पागल मत हो जाना कि अगर सैलरी मिल गई चलो इसको तो कौन से हेड में डाल देते हैं, सैलरी हेड की इनकम मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। सैलरी केवल सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होती है जब पेयर और पे के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता तो फिर वो इस हेड की इनकम नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखनी है इस हेड की टैक्सेबिलिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा कंडीशन के बाद आती है इसका चार्जिंग सेक्शन आता है। चार्जिंग सेक्शन आपको मैं 10 बार बोल चुका हूँ। हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन 22 है, बिजनेस प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन 28 है, कैपिटल गेन का 45 है और आईओएस का 56 है। तो सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है बेटा सेक्शन नंबर 15, जो बताता है कौन कौन सी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल है। तो कौन कौन सी सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है? तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि 3 टाइप की सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। एक का नाम होता है ड्यू सैलरी, एक को कहते हैं एडवांस सैलरी, और एक टाइप की सैलरी को बेटा कहते हैं अरियर ऑफ सैलरी। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सैलरी विच इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड: ड्यू, एडवांस, अरियर। ड्यू, एडवांस, अरियर। तो जब आप किसी प्रीवियस ईयर की सैलरी हेड की इनकम निकालेंगे तो आपको 3 टाइप की सैलरी पे टैक्सेबिलिटी आ सकती है: ड्यू, एडवांस और अरियर। ड्यू का मतलब बेटा जनरली होता है जो कि सैलरी आपने प्रीवियस ईयर में कमाई हो। तो कमाई की जो सैलरी होती है उसे हम कहते हैं ड्यू सैलरी। प्रीवियस ईयर में कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नौकरी करनी पड़ेगी। तो अगर बाई चांस प्रीवियस ईयर 1920 में आपने 12 महीने पूरे साल नौकरी करी है तो अब 12 महीने की तनख्वाह आपकी ड्यू हो जाएगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर में 9 महीने नौकरी करी है तो 9 महीने की तनख्वाह ड्यू हो जाएगी। 8 महीने नौकरी करी तो 8 महीने की तनख्वाह ड्यू हो जाएगी। तो जितना टाइम आपने नौकरी करी, यानी कि जितना टाइम आपने जॉब करी, उसको आप अपनी सैलरी से मल्टीप्लाई कर देना उस टाइम की, तो आपकी ड्यू सैलरी आ जाती है। एडवांस का मतलब होता है बेटा ऐसी सैलरी जो आने वाले साल की है और करंट ईयर में मिल जाती है। आने वाले साल की है और करंट प्रीवियस ईयर में ही मिल जाती है। अरियर का मीनिंग मैं अभी आपको लेटर ऑन बताता हूँ। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जब आप किसी भी प्रीवियस ईयर की इनकम निकालेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर 1920 की अपनी सैलरी निकालना चाहते हैं, टैक्सेबल सैलरी निकालना चाहते हैं,
तो आपको 3 टाइप की सैलरी पे टैक्स देना पड़ सकता है। एक तो जो इस साल आपने कमाई सैलरी, ड्यू पे तो देना ही पड़ेगा। बाई चांस आपको कुछ एडवांस मिला तो उस पर भी देना पड़ेगा, और अगर आपको कुछ अरियर ऑफ सैलरी मिला तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। तीनों टाइप की सैलरी एक ईयर में टैक्सेबल हो सकती है। ये लॉजिक के साथ इन्होंने सेक्शन नंबर 15 बनाया है। अब इसको समझाने के लिए मेरे को आपको एक एग्जाम्पल पहले बताना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे इस पर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो मानते हैं मिस्टर एक्स है बेटा, ठीक है। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को एक जॉब ज्वाइन करी एट ए सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। तो एक जॉब ज्वाइन कर ली इन्होंने 40,000 रुपये महीने की सैलरी पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 जनवरी 2020 को इन्होंने अपने एम्प्लॉयर से 5 महीने की सैलरी क्या ले ली, एडवांस ले ली। तो अब हमें इनकी 1920 की टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेशन की बात पूछी गई है। तो मिस्टर एक्स ने अपना लेन देन बताया, भाई मैंने 1 अप्रैल 2019 को जॉब ज्वाइन करी, 40,000 रुपये महीना मेरी तनख्वाह है, पैसों की ज़रूरत थी, तो 1 जनवरी 2020 के दिन मैंने अपने एम्प्लॉयर से 5 महीने की अपनी तनख्वाह एडवांस ले ली। तो 19-20 में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? तो अपन क्या करेंगे, अभी हमारा कानून क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा ड्यू सैलरी। तो 19-20 में एक तो उनकी टैक्सेबल होगी ड्यू सैलरी। ड्यू सैलरी अगर मैं देखूं तो बेटा 1 अप्रैल 2019 से जॉब ज्वाइन करी है, इसका मतलब कि 19-20 में पूरे 12 महीने उन्होंने जॉब करी। तो 12 महीने के हिसाब से जो ड्यू सैलरी हो गई 40,000 इंटू 12, 4,80,000। ये तो होगी इनकी 1920 की ड्यू सैलरी, जिसपे तो टैक्स लगना ही है। पहला काम तो अपन ने उनको बोल दिया, भैया देख तूने 19-20 में 12 महीने जॉब करी, 40,000 तेरी तनख्वाह है, 480 पे तो तेरे को टैक्स लगेगा ही, 480 तो तेरी टैक्सेबल सैलरी बननी ही है। इसके बाद अपन देखेंगे कि क्या इसने इस ईयर में कोई एडवांस लिया है और अरियर मिला है। क्वेश्चन में अरियर का तो मैंने नाम ही नहीं दिया, पर एडवांस तो मिला, यानी कि हर क्वेश्चन बेटा ड्यू सैलरी तो आनी है। एडवांस और अरियर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन मैंने बोला कि इसने एडवांस लिया है, तो जितना एडवांस लिया उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा इसी साल। तो अब क्या करा है अपन ने, जनवरी 2020 में इसने 5 महीने की सैलरी एडवांस ले ली है। अब यहीं पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इसका मतलब सर हो गया 40,000 रुपए के हिसाब से 5 महीने की तनख्वाह एडवांस होगी तो 2 लाख रुपए और टैक्सेबल है, पर ऐसा नहीं है। यहीं पे तो गणित है सारी की सारी। अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी 2020 को इसने तनख्वाह एडवांस ली 5 महीने की, मतलब ये 5 महीने कौन कौन से लिए होंगे उसने, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के और मई के। तो एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है, आने वाले साल की कितनी सैलरी ली। बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीने में जनवरी, फरवरी और मार्च तो इसी साल के हैं, तो आने वाले साल के कितने लिए हैं, 2। तो इसका मतलब एडवांस सैलरी इस क्वेश्चन में 2 महीने की है, जो आने वाले साल की अप्रैल और मई की है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इंटू 5 कर दोगे तो 12 में तो ऑलरेडी वो 3 भी जुड़े हुए हैं, तो इससे तो डबल टैक्स लग जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये ओवरऑल मिलाकर उसकी इस साल की क्या आ जाएगी, टैक्सेबल सैलरी, दैट इज 5,60,000 रुपए। अब ऑब्वियसली बेटा 19-20 में 20-21 के 2 महीने की तनख्वाह पे टैक्स लग गया, तो 20-21 में अगर बाई चांस वापस से 12 महीने काम कर रहा है तो अगले साल की ड्यू सैलरी वापस 12 महीने की हो जाएगी। पर 12 महीने की ड्यू सैलरी में से टैक्सेबल केवल 10 महीने की होगी, क्योंकि अगले साल के 2 महीने की तनख्वाह तो इसी साल क्या होगी, टैक्सेबल। तो डबल टैक्स मत लगा देना, क्योंकि सोचो अगर 20-21 में वापस से 12 महीने जॉब करेगा तो अगेन 12 महीने की तनख्वाह ड्यू हो जाएगी 2021 में, तो आप वापस से 12 महीने की तनख्वाह टैक्सेबल मत कर देना, क्योंकि 2 महीने की अगले साल की तनख्वाह इसी साल टैक्सेबल हो गई थी, तो अगले साल अब 10 महीने की तनख्वाह टैक्सेबल करेंगे। यानी कि इनकम टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से टैक्सेबल कर रहे हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एग्जाम्पल जैसे मैं उल्टा कर देता हूँ। अभी मान लो जैसे कि आपने जॉब ज्वाइन कर ली 50,000 रुपये महीने में 1 अप्रैल 2000 जो भी है, साल की शुरुआत से आप जॉब ज्वाइन करके बैठे हो। तो मान लीजिए 1920 में आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है और आपने पूरे 12 महीने नौकरी करी है। अब 12 महीने आपने नौकरी कर ली, 50,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, तो आपकी ड्यू सैलरी 6 लाख हो गई। पर क्या हुआ, जैसे अभी ये मान लो कोविड-19 का सिचुएशन जैसा चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के कारण क्या हुआ, 4 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिल रही आपको। 12 महीने की तनख्वाह ड्यू तो हो गई, पर अभी तक आपको 4 महीने की तनख्वाह बॉस ने दी नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उसने आपको पैसे नहीं दिए। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि 12 महीने की नौकरी करी तो ड्यू हो गए 6 लाख, पर मिले कितने अभी तक आपको, 8 महीने के हिसाब से 4 लाख रुपए। तो टैक्सेबल कितने करने हैं, मतलब 8 महीने के 4 लाख ही मिलेंगे ना, 50,000 इंटू 8 के हिसाब से।
तो टैक्सेबल क्या करें साहब, 6 जो कमाए कि 4 जो मिले, तो जवाब क्या है, जितने ड्यू है उतने टैक्सेबल होंगे। यानी कि अगर आपने 6 लाख रुपए ड्यू हो गए तो 6 लाख पे टैक्स लगेगा, भले मिले कितने, 4 ही है। अब उल्टा कर दो, अगले साल अब आप वापस से 6 लाख कमाओगे और मिलेंगे आपको 8 लाख। कैसे? 6 तो अगले साल जो कमाए वो मिल जाएंगे, और 2 इस साल के जो बाकी है वो भी शायद अगले साल मिल जाएंगे। तो अगले साल 8 मिल जाएंगे और कमाए 6, तो अगले साल टैक्सेबल कितने करेंगे, 8 के 6 वापस से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 लाख इस साल के आपको अगले साल मिलेंगे वो आप इस साल ही टैक्सेबल दे चुके हो ड्यू बेसिस पे। तो ये लॉजिक से चल रहा है, यानी कि सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव भले ना हुई हो तो ड्यू पे टैक्स दे दो, एडवांस रिसीव होगी तो एडवांस पे पहले टैक्स दे दो, बाद में जब ड्यू होगी तो बाद में मत देना। तो इस प्रकार के लॉजिक से चलता है। तो 2 सैलरी आपके लिए होगी, ड्यू और एडवांस। अब एक बात आती है, अरियर ऑफ सैलरी क्या होता है? तो अरियर ऑफ सैलरी बेटा वही होता है जो अरियर ऑफ रेंट होता है। अगर आपको याद हो तो एचपी हेड में मैंने एक सेक्शन 25A पढ़ाया था, शायद ए करके पढ़ाया था, एक सेक्शन था जिसमें आपको मैंने कहा था कि अनरियलाइज रेंट की रिकवरी होती है, अरियर ऑफ रेंट रिकवर होता है, तो जिस ईयर वो रिकवर होगा उसका 70% टैक्सेबल हो जाता है। तो वहां पे मैंने अरियर का मतलब क्या कहा था, पुराने समय का वो किराया जो पहले टैक्सेबल ना हुआ हो। तो सेम सैलरी में भी है। अरियर ऑफ सैलरी का जनरली मीनिंग अगर मैं बोलूं तो अरियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है बेटा ऐसी सैलरी रिलेटेड टू अर्लियर ईयर्स बट नॉट टैक्सेबल इन दैट ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। हर वो सैलरी जो पुराने साल की आपको इस साल मिलेगी वो अरियर नहीं है। जैसे अभी मेरे एग्जाम्पल में पुराने वाले में चलो, आपने 6 लाख कमाए थे, आपको 4 लाख मिले थे, पर आपने टैक्स 6 पे दिया। अगले साल 6 कमाए और 8 मिले, तो मैंने क्या कहा, टैक्स 6 पे ही देना है, 8 पे नहीं देना है। वो 2 लाख रुपए जो आपको मिले अगले साल वो अरियर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख रुपए है पुराने साल के, पर वो पहले टैक्सेबल हो गए थे। मैं अरियर ऑफ सैलरी उसी सैलरी को कहूंगा जो पहले के साल की है और पहले टैक्सेबल नहीं हुई है। ऐसा कैसे होता है सर? तो ऐसा बिल्कुल होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक जॉब ज्वाइन कर चुके हैं 1 अप्रैल 2015 से आप एक जॉब में हैं। तो 1 अप्रैल 2015 से आप जॉब की ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो 1 अप्रैल 15 से आप जॉब में हैं और आपकी तनख्वाह मान लीजिए 20,000 रुपये महीने में फिक्स थी उस समय से। तो 2015-16 गुजर गया 20,000 रुपये के हिसाब से, 16-17 गुजर गया 20,000 के हिसाब से, 17-18 गुजर गया 20,000 के हिसाब से, तनख्वाह बढ़ी नहीं रही है 20,000 के हिसाब से। 4 साल हो गए, 19-20 में अब आपकी तनख्वाह हो गई, घोषणा आ गई 25,000 रुपये, तो इंक्रीमेंट लग गया। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि 15-16 में आपकी ड्यू सैलरी 240 पिछले 4 सालों में आपकी ड्यू सैलरी 240 है और आपने 240 के हिसाब से टैक्स दे दिया। पर 19-20 में आपकी तनख्वाह 25 हो जाएगी, तो इस साल की ड्यू सैलरी 3 लाख हो जाएगी 25 × 12 के हिसाब से। पर अब ट्विस्ट क्या करा इन्होंने, जब तनख्वाह बढ़ाएगी 1 अप्रैल 2019 को, तो ये बोला गया कि तनख्वाह 1 अप्रैल 2019 से नहीं लागू करेंगे, इसको लागू कर देंगे 1 अप्रैल 2017 से। घोषणा हुई तनख्वाह बढ़ाने की 1 अप्रैल 2019 को, पर इसको इंप्लीमेंट कब से कर दिया गया, 1 अप्रैल 2017 को। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का जो समय गुजर चुका था 2 साल, उसकी भी बढ़ी हुई तनख्वाह आपको मिलेगी। तो इम्पैक्ट क्या होगा, 1 अप्रैल 2019, अब मैं अगर आपको बोलूं कि 19-20 की टैक्सेबल सैलरी कितनी है, तो आप क्या करोगे, 19-20 की पहले तो ड्यू सैलरी निकालिए। ड्यू सैलरी तो बड़ी ईजी है, 25 × 12 3 लाख। पर अब अगर आप देखोगे तो इस साल आपको एक और चीज होने वाली है। इस साल आपको पिछले 2 सालों के जो 5-5 हजार रुपये महीना कम मिले वो भी रिकवर हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो 17-18 के 5 × 12 60, 18-19 के 5,000 × 12 60, 1,20,000 रुपये आपको पुराने 2 सालों की सैलरी मिलेगी। क्योंकि तनख्वाह जो बढ़ाई है 25-20 का 25, वो कब से लागू करा है इन्होंने, 1 अप्रैल 17 से। तो 17-18 और 18-19 में तो आपको बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिली ना, 20-20 ही मिली। तो जबकि लागू 1 अप्रैल 17 से, तो जो 5-5 का शॉर्टेज है वो भी तो मिलेगा इस साल। इसको कहते हैं बेटा अरियर ऑफ सैलरी। क्या हो गया अरियर ऑफ सैलरी? क्योंकि ये पुराने समय की सैलरी आपको करंट ईयर में मिल रही है। 19-20 में आपको 60 और 60 1,20 मिल रहे हैं, पर ये 1,20,000 रुपये इस साल के नहीं है, वो 2 पिछले सालों के 17-18 और 18-19 के, और वो पहले टैक्सेबल नहीं हुए। देखो पहले टैक्सेबल आपने 17-18 18-19 में 20 के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आई थी, यानी 240 और 240। तो इसीलिए वो जो अब आपको मिलेंगे उसको आप कहोगे इस साल अरियर ऑफ सैलरी, और वो अरियर ऑफ सैलरी आपका हो जाएगा 60,000 रुपये 2 सालों के हिसाब से 1,20। तो इसीलिए करंट ईयर की आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी कर देंगे, वो 4,20,000। तो इसीलिए किसी भी प्रीवियस ईयर में जब इनकम टैक्सेबल निकाली जाएगी सैलरी की, तो आपकी ड्यू तो टैक्सेबल होनी है, ड्यू तो हर साल टैक्सेबल होगी।
इसके अलावा अगर एडवांस और एरियर का एडजस्टमेंट हो तो आपको वो भी एडजस्टमेंट करके अपनी करंट ईयर की टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये आपका सेक्शन नंबर 15 है। कौन सी सैलरी एक प्रीवियस ईयर में ये टैक्सेबल करेंगे? तो जवाब है ड्यू, एडवांस, अरियर। तीनों का मीनिंग आप आराम से एनालाइज कर लीजिए, क्या मैं बोलना चाहता हूँ उसको समझ लीजिए। तो ये जाकर आपके सामने का सेक्शन 15 हो जाता है। तो इस लेक्चर को बेटा मैं ओवर करूंगा क्योंकि मोबाइल में तो ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाऊंगा मैं ज़्यादा देर तक का वीडियो, तो इसलिए इसको मैं इधर ही ओवर करता हूँ। फिर अगला लेक्चर अपन अगली लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।